नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह सेहतमंद रहने के लिए योग जरूरी है, उसी तरह आपके पोर्टफोलियो में धन योग भी जरूरी है। आपके पोर्टफोलियो में धन योग बना रहे, इसी को ध्यान में रखकर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास शो मुनाफे का योग। इस शो में हम आपको 9 ऐसे दुरुस्त शेयर बताएंगे जिसमें निवेश से आपका पोर्टफोलियो तंदुरुस्त बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास पेशकश मुनाफे का योग। और शो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गुरशकर जी, हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन जी और कुछ ही देर में हमारे साथ प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर से राघवेंद्र केडिया जी भी मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। और अविनाश जी, आस्था जी, अभी राघवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप दोनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम पोर्टफोलियो को दुरुस्त बनाने के लिए तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज इस मौके पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को पहले ऐसा कुछ टिप्स दीजिए, ऐसा कुछ आसन, अगर आप योग करते हैं तो ऐसा कुछ आसन बताइए जिससे कि वो फिट रहें। यानी कि हम पहले वेल्थ से पहले हेल्थ को कैसे फिट रखें, इसके बारे में भी कुछ टिप्स दीजिए। आप दोनों से ही मेरा सवाल होगा। आस्था जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आप अपने आप को कैसे फिट रखती हैं अगर योग नहीं करती? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग योग ही करें, कुछ और भी एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी हम फिट रह सकते हैं। तो दर्शकों को क्या टिप्स देंगी आप फिट रहने के लिए? गुड आफ्टरनून पूजा। सबसे पहले तो योग दिवस की सभी दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। और देखिए, बिल्कुल मैं खुद भी प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम एक तरह का जैसे योगा है जिसके अंदर हम बेसिकली प्राणिक हीलिंग करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। और उसमें क्योंकि हम जब इस संसार में आते हैं तो साँस से स्टार्ट होता है और साँस पे ही हमारा ये संसार खत्म होता है। तो साँसों पे ये पूरा केंद्रित प्राणायाम रहता है, किस तरह से सांसों को आपको लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए, तो वो मैं बिल्कुल करती हूँ। डेली मैं प्राणायाम करती हूँ जिसमें बाकी के योग भी शामिल होते हैं, जिसमें हमारा कपालभाति हो गया, अनुलोम-विलोम हो गया। अनुलोम-विलोम बहुत-बहुत एक बढ़िया योग है, मेरे को ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, जैसे बाहर का खाने में बहुत आता है, हमारी बॉडी में हीट बहुत हो जाती है पूजा, आजकल आप देखेंगे तो हीट को कम करने के लिए, बॉडी की हीट को कम करने के लिए काफ़ी सारे आसन हैं, जो कि आजकल आए हैं। चंद्र भेदन जिसमें मैं बहुत प्रोमिनेंटली करती हूँ, तो चंद्र भेदन एक आसन है, वो मैं काफ़ी करती हूँ। शीतली करते हैं, तो बॉडी की हीट को भी रिड्यूस करते हैं। और उसके साथ थोड़ा-सा मेडिटेशन भी किया जाता है, तो योग काफ़ी ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये सभी को करना चाहिए, सिर्फ़ ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, छोटे जो बच्चे हैं 8 साल की उम्र के, 10 साल के, उनके लिए भी योगा बहुत नेसेसरी हो गया, फ़ोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक जिस तरह से हम डेली खाना खाते हैं, उसी तरह से डेली एक योगा और ये एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। तो ये कुछ टिप्स हैं आशा की तरफ से। प्राणायाम एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अगर आप उसको अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं तो। और अविनाश जी, हम देखते भी हैं इतनी बिजी लाइफस्टाइल में अक्सर लोगों के पास समय ही नहीं मिल पाता। सुबह से लेकर शाम तक बड़े बड़े वर्किंग आवर्स हो चुके हैं, तो अक्सर समय भी नहीं मिल पाता हमें कि हम अपने फिटनेस पर, अपने हेल्थ पर ध्यान दे पाएँ। आप कैसे अपने फिटनेस का, अपने हेल्थ का ध्यान देते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक आस्था जी बहुत अच्छा एक्सरसाइज करती है। मैं थोड़ा-सा मॉर्निंग वॉक करता हूँ, वो भी हफ्ते में 1-2 दिन। और कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग वॉक थोड़ा-सा कंटिन्यूअसली करें, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि पहले से आपको थोड़ा-सा एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो कोशिश करता हूँ, कभी एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मॉर्निंग वॉक पे ज़्यादा फोकस होता है। तो इसी से मेरी फिटनेस अभी तक मेंटेन हुई है, तो उम्मीद है ऐसा ही चलता रहे। नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके दिनचर्या से कुछ समय तो अपने लिए बिल्कुल निकालना चाहिए, भले ही मॉर्निंग वॉक के ज़रिए या 15 मिनट 10 मिनट आप अपने आप को दीजिए। प्राणायाम के ज़रिए, अनुलोम-विलोम या फिर मॉर्निंग वॉक ही करिए, ये बहुत अच्छे तरीके हैं क्योंकि काफ़ी समय हमें नहीं मिल पाता और आजकल सिटिंग
जॉब जिस तरह की जॉब होगी, काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, तो हम अपने दर्शकों को ये सलाह देंगे कि आप पैसा बनाइए, वेल्थ बनाइए, उस पर भी फोकस करिए, लेकिन उसी के साथ ही साथ उसे एंजॉय करने के लिए हेल्थ भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो वेल्थ का कोई मतलब नहीं है। तो उस पर भी ध्यान रखिए और कुछ ना कुछ रूटीन 10 मिनट की ही सही, 15 मिनट की ही सही, उसे अपने लाइफस्टाइल में शामिल ज़रूर करिए। राघवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। और आपके तो शायद कुछ फुटेज भी हमारी टीम ने मंगवाए हैं। हम प्रोड्यूसर जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो स्क्रीन पर चला पाए तो शायद सूर्य नमस्कार के कुछ फुटेज आपने हमारे लिए भेजे हैं और हम आपको स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। मैं पर्सनली भी सूर्य नमस्कार करती हूँ, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप हमारे दर्शकों को, किस तरह के कौन सा आसन आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करेंगे अपने बिजी शेड्यूल से, जिससे कि कुछ मिनट वो अपने लिए भी निकाल पाए? सबसे गुड आफ्टरनून 18 स्वदेश टीम। सबसे अच्छा आसन तो सूर्य नमस्कार रहेगा। इसमें अपने आप में काफी 4-5 आसन इंक्लूडेड रहते हैं। तो एक सूर्य नमस्कार अगर आप कर ले तो ये एक कंप्लीट योगा का भी बेनिफिट आपको एक सिंगल आसन में मिलेगा। इट्स लाइक द मदर ऑफ ऑल आसन्स। एक सूर्य नमस्कार अगर आप पूरा कर ले तो, और अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है और करंट जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से मेडिटेशन थोड़ा भी कर लें तो उससे स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, फोकस ऑन थॉट्स, अटेंशन स्पैन जो आजकल काफी कम हो रहा है, अटेंशन स्पैन बढ़ता है। तो मेडिटेशन से ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो हमारा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा, सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन, ये हमारे टॉप 2 रिकमेंडेशंस रहेंगे योगा दिवस के लिए। बिल्कुल, तो योग दिवस के लिए राघवेंद्र जी की तरफ से ये 2 रिकमेंडेशन, मेडिटेशन करिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। मैं भी पर्सनली यही रिकमेंड करूंगी कि अगर सिर्फ दिन में 3 बार, अगर 24 घंटे में सिर्फ कुछ मिनट आप अपने लिए निकाल लें और 3 बार आप सूर्य नमस्कार का वो पूरा जो सर्कल है वो कंप्लीट कर ले, तो उसके भी काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए, हेल्थ की तो हमने बात की, अब बारी है वेल्थ बनाने की, और तीनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। क्विकली अब उनसे समझेंगे कि कौन से ऐसे दुरुस्त स्टॉक हैं जो कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। आस्था जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए आपकी तरफ से पहला स्टॉक। पहला स्टॉक जो पसंद आता वो एनबीसीसी है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी। टारगेट 185 का रहेगा। समय सीमा 1 से 2 महीने रह सकती है। एनबीसीसी की बात करें तो जिस तरह से इन्होंने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, बेहद शानदार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 50% की ग्रोथ FY 24 में। नए ऑर्डर्स काफी बढ़िया सिक्योर हुए हैं और जो इन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो ऑर्डर्स इन्होंने सिक्योर किए हैं 23,500 करोड़ के, वो लगभग 250% ज्यादा है वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले में। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे। और अब कंपनी का फोकस हो रहा है कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अदर एरियाज में, जिसमें कि रेलवेज भी आ रहा है, हाईवेज भी आ रहा है। तो और रिन्यूएबल एनर्जी में भी आ रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं एनबीसीसी बेसिकली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स वगैरह ये उस तरह के काम करने में है ये कंपनी। और साथ ही साथ अब इन्होंने ओवरसीज में भी अपनी फुटेज बढ़ाने का यहाँ पे पूरा प्रयास करना चालू कर दिया, जिसमें कि अफ्रीकन कंट्रीज, मॉरिशस, मालदीव्स, वहां पे भी अभी अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है आगे जाते हुए जिस तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बिजनेस को, जिस तरह से ओवरसीज फोकस बढ़ा रहे हैं और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी के हाथों में है, कंपनी एकदम वेल पॉइज्ड है आने वाले टाइम में अच्छे स्टॉक प्राइसेस मोमेंटम को दिखाने के लिए। और इसीलिए हमारी तरफ से खरीदारी की सलाह है। 185 का इनिशियल टारगेट रहेगा। समय सीमा 1 महीने से 2 महीने रखी जा सकती है। राइट, तो 6 महीने के लिए 185 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। अविनाश जी, आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन होगी? पूजा, हमारी तरफ से एक जो फ्रंटलाइन ऑटो कंपनी है टाटा मोटर्स, देखिए हमको लग रहा है कि टाटा मोटर्स अभी जिस पोजीशन पे है, बोथ कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की बात करें, डोमेस्टिक पैसेंजर कार बिजनेस और जेएलआर की बात करें, तो तीनों बिजनेस सेगमेंट्स बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं। जिस प्रकार का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आरबीआई ने कहा है कि 7.2% होगा, तो उसका सीधा बेनिफिट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे आना चाहिए। दूसरी बात, जेएलआर का बिजनेस को लेके टाटा मोटर्स बहुत पॉजिटिव है। अभी रिसेंटली इन्होंने अभी एक कंपनी की प्रेजेंटेशन की थी, वहां पे उन्होंने कहा है कि इस साल कंपनी काफी सिग्निफिकेंटली फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी और अगला 18 महीने में होपफुली कंपनी जो अपना कर्जा है वो पूरी तरह से रीपे करने की कैपेसिटी रखती है। तो डेफिनेटली इसका असर प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी ये कंपनी 2 हिस्सों में बंटने वाली है, एक जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है प्लस दूसरा जेएलआर और पैसेंजर कार का बिजनेस, तो इससे भी वैल्यू अनलॉकिंग आएगी। तो हमारा मानना है कि 12 महीने का अगर कोई टाइम फ्रेम लेता है
तो करीबन 1200 रुपए का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो कोई भी डिप अगर मिलती है प्लस करंट प्राइस पे इसको खरीदना चाहिए। ठीक है, तो करंट प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हैं या फिर कोई डिप आए तो भी आप खरीदिए। 1 साल के लिए 1200 का लक्ष्य, फ्री अच्छे कैश फ्लो की उम्मीद है और इसके अलावा वैल्यू अनलॉकिंग का भी अच्छा कैंडिडेट है। टाटा मोटर्स पर नजर रखिए। राघवेंद्र जी, आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन होंगे? पहला स्टॉक पहला स्टॉक हमारा रहेगा एचडीएफसी बैंक। ये स्टॉक में थोड़ा सा भी पिछले 2 क्वार्टर्स में मैनेजमेंट कमेंट्री काफी अच्छी रही है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एक 23% कैगर पे ग्रो हो रहा है पिछले 5 सालों में, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ था, उसके सिनर्जीज और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो फ्रूटिफाई होंगे। तो हमें लगता है 1650 के करंट प्राइस पर भी एचडीएफसी बैंक को बाय कर सकते हैं। 1 साल की अवधि के लिए 12 महीने में 20% का अपसाइड संभव है और 2000 का लक्ष्य बनता है एचडीएफसी बैंक में। करंट प्राइस पर एक सेफ स्टेडी बेट रहेगा। प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे ओवरऑल पीएसयूज को, तो उसके चलते भी एचडीएफसी बैंक में एक मॉडरेट अपसाइड हम दे रहे हैं 2000 का लक्ष्य को चलते। करंट लेवल्स पर एचडीएफसी बैंक बाय। ठीक है, तो 2000 का लक्ष्य है एचडीएफसी बैंक के लिए। करंट लेवल पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक था वापस से आपके पास आएंगे, बताइए आपकी तरफ से अगला रिकमेंडेशन। अगला रिकमेंडेशन बैंकिंग सेक्टर से है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद आता है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। समय सीमा 1 से 2 महीने रह सकती है। टारगेट 92 का रहेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो जिस तरह से इन्होंने डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई है, बेहद शानदार। अपनी इंडस्ट्री में देखा जाए तो आउटपेस किया है पीयर्स को, और आगे जाते हुए भी जहां इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा डिपॉजिट ग्रोथ को मेंटेन करने का, वहीं हमें देखने को मिलेगा कि ये जो बैंक है, ये डिपॉजिट ग्रोथ मेंटेन करता हुआ नजर आएगा। 20 से 25% की सीएजीआर ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। लोन ग्रोथ की बात करें तो वहां पे भी इंडस्ट्री लीडिंग लोन ग्रोथ आने वाली है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका इंडस्ट्री लीडिंग, जो कि तकरीबन 30% की सीएजीआर से ग्रो करने की आशा है फ्रॉम FY24 टू FY26। एसेट क्वालिटी क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी बैंक के स्टॉक्स को आकलन करने में, तो एसेट क्वालिटी में बेहद शानदार इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। 1.9% जीएनपीए और तकरीबन इनके एनएनपीए भी 1% के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एसएमई बुक है, उसमें वो कंटेन करने में कामयाब हुए हैं, जीएनपीए लेस देन 2%। तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात लगती है। मुझे लगता है ये बैंक वेल पॉइज्ड है, यहाँ पे भी एक नजर बना के रखनी चाहिए। जिन्हें भी छोटी टिकट साइज के स्टॉक्स में कुछ काम करना है, तो उसमें मुझे लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र का ये स्टॉक वेल पॉइज्ड है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को खरीदारी करने की सलाह रहेगी 92 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टारगेट होगा 92 का। अविनाश जी, आपकी तरफ से अगला स्टॉक। पूजा, मेरी तरफ से भी सरकारी बैंक है और ये लार्ज बैंक है। बैंक का नाम है कैनरा बैंक। देखिए, इस बैंक ने पिछले साल दैट इज FY24 के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। करीबन 15,000 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछले साल 11,000 करोड़ था। और सबसे बड़ी बात, एसेट क्वालिटी की बात करें तो नेट एनपीए लेवल पे इनका बिलो 1% का नेट एनपीए है। एडवांसेस ग्रोथ, डिसबर्समेंट्स भी डबल डिजिट में है। आरओई करीबन 18% है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक काफी वेल पोजिशन्ड है। डिजिटाइजेशन को लेके भी इन्होंने काफी काम किया है। सबसे बड़ी बात, इनके पास एक हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है कैनफिन होम्स, ये भी बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले साल में हमको लग रहा है कि यहाँ से भी एक अच्छा ग्रोथ परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसको इस लेवल पे खरीदना चाहिए। स्टॉक अभी स्प्लिट हो चुका है, लेकिन अगर साल भर का नजरिया कोई इन्वेस्टर लेता है तो 175-180 का टारगेट प्राइस मिलेगा। कंक्लूजन में यही कहूंगा कि बुक वैल्यू करीबन 87-88 रुपीज है, तो प्राइस टू बुक भी ज्यादा महंगा नहीं है। तो डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ सकता है। कैनरा बैंक, टारगेट प्राइस 180 1 साल के नजर। ओके, तो कैनरा बैंक पर भी नजर रखिए। इंटरेस्टिंग, तीनों ही एक्सपर्ट ने अभी तक लगातार 3 बैंकिंग स्टॉक सुझाए। तीनों ही अलग अलग टिकट साइज और कैटेगरी के। एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कैनरा बैंक, इस पर आप नजर रखिए। राघवेंद्र जी, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? में सेकंड स्टॉक हिंदुस्तान जिंक काफी अच्छा लगता है। करंटली 670 के प्राइस पर है और एक मॉडरेट इसमें टारगेट हम 30% का अपसाइड देते हुए 850 का लक्ष्य देते हैं, जो कि 12 महीने में आएगा, बट इसके पहले भी आ सकता है। जिंक प्राइसेस आप ग्लोबली देखेंगे तो काफी अपटिक में है। इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर का बहुत बढ़ता जा रहा है।
हिंदुस्तान जिंक में जिंक माइनिंग है, सिल्वर माइनिंग है, तो इसका इमीडिएट बेनिफिट इसके प्राइसिंग में रहेगा। गवर्नमेंट का 65% स्टेक है, वेदांता का भी इसमें काफी बड़ा स्टेक है और फ्री फ्लोट काफी कम है। तो जरा सा भी ग्लोबली सिल्वर प्राइसेस बढ़ते हैं या जिंक प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसमें पॉजिटिविटी आती है। चाइना का स्टिमुलस जो कि कंटिन्यूसली चलता आ रहा है वो भी मेटल को एक बुलिश अंडर करंट में रख रहा है, तो उसका बेनिफिट हिंदुस्तान जिंक को रहेगा। एक साल की अवधि के लिए ये बाय कर सकते हैं। 850 या उसके ऊपर का भी लक्ष्य हो सकता है। अवधि इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 मंथ्स। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक 850 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चलिए। 6 महीने के टारगेट्स आपको दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अभी तक सभी एक्सपर्ट का अगर देखें तो 6 स्टॉक्स हमने आपको बता दिए हैं। अब अगले स्टॉक के लिए चलते हैं आस्था के पास। आस्था, बताइए आपकी तरफ से अगला रिकमेंडेशन। ज़ेन टेक्नोलॉजीज पसंद आता है ये काउंटर। खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1270 के लक्ष्य के लिए। समय सीमा अभी 1 से 2 महीना ही रखी जा सकती है। देखा जाए तो डिफेंस क्षेत्र की ये कंपनी है। एंटी ड्रोन ट्रेनिंग स्टिम्युलेटर्स ये वगैरह इनका जो देखा जाए तो पोर्टफोलियो में है। और कंपनी की जो मेजर इनकम आती है वो सेल ऑफ इक्विपमेंट से आती है। इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से भी ये इनकम अर्न करते हैं। पसंद करने की वजह बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरी तरफ ऑर्डर बुक 1400 करोड़ की जो बेहद शानदार लगती है वो पसंद आती है। डोमेस्टिक जो इनके ऑर्डर बुक जो डोमेस्टिक उससे आ रही है, मार्केट से आ रही है, वो तकरीबन 60% है और एक्सपोर्ट मार्केट से रिमेनिंग परसेंटेज है। आगे जाते हुए कंपनी का फोकस अब पूरा बना हुआ है जो सेल ऑफ इक्विपमेंट सेगमेंट है उसको एक्सपेंड करने में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने में, जिसमें कि पूरा फोकस एंटी ड्रोन सिस्टम पे है। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए। और दूसरी तरफ जो एएमसी बिज़नेस है, वो भी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, वो फिक्स्ड रहते हैं। तो वहाँ पे भी कंपनी एक्सपेंशन करने में बिल्कुल यहाँ पे जिसे कह जा सकते हैं इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वेल पॉइज्ड है, जिस तरह से इंडस्ट्री टेलविंड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डिफेंस सेक्टर को लेके, तो काउंटर को पसंद किया जा रहा है हमारी तरफ से और खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है 1270 के लक्ष्य की। बिल्कुल, तो डिफेंस स्पेस से ज़ेन टेक, इस पर नज़र रखिए। 1270 के लक्ष्य के लिए मजबूत ऑर्डर बुक की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। अविनाश जी, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? पूजा, अगला स्टॉक रियल एस्टेट सेक्टर से होगा। हमको अनंतराज करंट लेवल पे काफी पसंद है। देखिए, अनंतराज का बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है। ये गुड़गांव में ज्यादातर काम करते हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले 6-12 महीने में ऑलमोस्ट 25-30% बढ़े हैं। इनके पास करीबन 150 एकड़ जमीन है, जो आने वाले 2-3 साल में ये डेवलप करेंगे, और जो इन्वेंट्री वैल्यू है, वो करीबन 12-13 हजार करोड़ है एज ऑफ नाउ। सबसे बड़ी बात, इन्होंने 2 साल पहले डेटा सेंटर बिजनेस शुरू किया था, और डेटा सेंटर के बिजनेस में इनके पास टोटल जो कैपेसिटी है करने के लिए 300 मेगावाट की है। दिसंबर 24 तक इनका मानना है कि करीबन 25 मेगावाट हो जाएगी, तो इसका रेवेन्यू फ्लो भी आने वाले साल में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने पिछले साल 1480 करोड़ के रेवेन्यू में 286 करोड़ का प्रॉफिट किया था। हमको लग रहा है कि करीबन 350-360 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आने की उम्मीद है, और उसके बाद 440-450 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है। जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हो गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। पहले अनंतराज सिर्फ डेटा सेंटर को सर्वर का इंस्टॉलेशन के लिए जगह देता था, लेकिन अभी वो क्लाउड माइग्रेशन फैसिलिटीज में जा रहा है, जहां से उनका मुनाफा और भी बढ़ेगा। तो अगर साल भर का नजरिया है तो मुझे लगता है कि 525-550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है नेक्स्ट 12 मंथ्स। ओके, तो अगले 1 साल के लिए 550 तक की लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। गुरुग्राम में रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक है और अगले 2-3 साल में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने की भी योजना है कंपनी की, तो इस स्टॉक पर नज़र रखिए। राघवेंद्र जी, अब आपकी तरफ से अगला और आखिरी स्टॉक आज के लिए। हमारे साइड से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करंट प्राइस पे एक बाय बनता है। 2650 का करंट प्राइस है और हमें लगता है ये 1 साल की अवधि में 25% का अपसाइड दे सकता है और 3333 का एक लक्ष्य बैठता है। एक ट्रिगर ये रहेगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ इस फाइनेंशियल ईयर में आ सकता है, तो उसको चलते एक वैल्यूएशन कैचअप प्ले होगा, जिसमें बीएससी का स्टॉक प्राइस काफी अपवर्ड जा सकता है। दूसरा, इसको अगर देखा जाए बीएससी को, तो एक एसेट लाइट मॉडल है, प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है। जैसे जैसे नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, बीएससी को एडवांटेज होता है
जैसे जैसे नए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट आती है तो बीएसई को अपने स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म से एडवांटेज होता है। तो इसको एक फिनटेक कंपनी की तरह भी देख सकते हैं। एक नए मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी में आए हैं जो कि काफी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक सेफ बेट रहेगी 2650 पे 1 साल की अवधि के लिए 25% का अपसाइड, 3300 का लक्ष्य। इसकी सब्सिडीज भी काफी अच्छा कर रही है, तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक भी रह सकता है इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए। बीएसई एट 2650। BSE 2650 पे खरीदिए। 3300 के लक्ष्य के लिए अगले 1 साल के लिए लेवल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। और राघवेंद्र जी ने काफ़ी बेहतरीन रीज़न और फंडामेंटल रीजंस भी दिए यहाँ पर एंट्री लेने के लिए। कुल 9 स्टॉक्स हमने आपको बताए, 9 तरीके बताए जिसके ज़रिए आप अपने पोर्टफोलियो को दुरुस्त रख सकते हैं। क्विकली आपके लिए रिकैप कर लेंगे। पहले टाटा मोटर्स, यहाँ पर 1200 का लक्ष्य के लिए आप तेज़ी करके चल सकते हैं। इसके अलावा कैनरा बैंक 180 के लक्ष्य के लिए आप तेज़ी करके चल सकते हैं। और अनंतराज 550 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चलिए। ये अविनाश जी की पसंद है, 1-1 साल के लिए ये लेवल्स आपको बता दिए हैं। अब NBCC यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं 185 के लेवल्स के लिए। ये आस्था जी की कॉल्स हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक पर भी आस्था ने खरीदारी करने की सलाह दी है 92 के लेवल्स के लिए। और जेनटेक डिफेंस स्पेस में अगर काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं डिफेंस स्टॉक्स, लेकिन अभी भी जेनटेक में मौके दिखाई दे रहे हैं तेज़ी के लिए 1270 के लक्ष्य के लिए। राघवेंद्र जी ने यहाँ पर HDFC बैंक में तेज़ी करने की सलाह दी है। यहाँ पर वो 2000 का लक्ष्य देख रहे हैं और समय सीमा होगी 1 साल में। हिंदुस्तान जिंक में भी अगले 1 साल में वो 850 के लेवल्स देख रहे हैं। और BSE की बात करें तो अगले 1 साल के लिए 3300 के लक्ष्य के लिए वो यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह दे रहे हैं। तो ये कुछ बेहतरीन रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके लिए अपने सामने रखी। आस्था जी, अविनाश जी, राघवेंद्र जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और ET नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।